इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू इस वक्त बुरी तरह से मुश्किल में आ गए हैं। वो इतने लाचार हो गए हैं कि जल्द से जल्द हमास के साथ डील करने को तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हमास ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल गजा में जंग नहीं रोकेगा और अपनी फौज को गजा से पूरी तरह से नहीं हटाएगा, वो डील नहीं करेगा। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का हाल वो है कि एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुआं है। नेतन्याहू इस वक्त जबरदस्त परेशानी के आलम में है। एक तरफ हमास अपनी मांगों पर अड़ा है और डील करने को राजी नहीं, और दूसरी तरफ इजराइल में ही नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट उसकी आवाम ने शुरू कर दिया है। अब तो नौबत यह आ गई है कि अमेरिका ने भी कह दिया है कि डील टेबल पर रखी है, अब हमास के हाथ में है कि वो उठा ले। वहीं हमास ने साफ पलटवार करते हुए यही बात इजराइल से भी कह दी कि अब बॉल इजराइल की कोर्ट में है, हमारी बातें इजराइल मान ले और हम डील के लिए तैयार हो जाएंगे। इजराइल को आखिर ये समझ आ चुका है कि फिलिस्तीनी अब सर पर कफन बांध चुका है और वो आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। इसी बात से नेतन्याहू घबरा गए हैं। गजा को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद अब क्या बचा है? हमास को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेगा कहने वाले नेतन्याहू शायद हार मान चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या फिलिस्तीनियों ने सर पर कफन बांध लिया है? अपनी आंखों के सामने हर तरफ बर्बादी देखने के बाद, हर तरफ खौफ के मंजर और खौफनाक साए में दिन रात बिताने के बाद, हर तरफ लाशों का अंबार देखने के बाद भी फिलिस्तीनी हार मानने को क्यों तैयार नहीं है? क्या वाकई फिलिस्तीनियों ने सर पर कफन बांध लिया है और वो दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और इजराइल को घुटने पर ले आए हैं? ये जानने के बाद भी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। नौबत ये आ गई है कि इजराइल मारते मारते थक गया है और फौरन डील करने को तैयार बैठा है, चाहता है कि जंगबंदी हो जाए। अमेरिका ने भी आखिर कह दिया है कि इजराइल 6 हफ्ते की जंगबंदी के लिए तैयार है। हमास का कहना है कि जब तक हमारी 3 मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस डील को नहीं करेंगे। हमास का इनडायरेक्ट तौर पर साफ ये जताना है कि हम फिलिस्तीनियों ने तो सर पर कफन बांध लिया है। दरअसल इतवार को मिस्र के काहिरा में हुई मीटिंग में इजराइल ने अपने डेलीगेशन को नहीं भेजा। एक इजरायली अफसरान ने इतवार को CNN को बताया कि जंगबंदी और गजा से हॉस्टेजेस की रिहाई के समझौते पर बातचीत के लिए काहिरा में उसने अपने नुमाइंदे नहीं भेजे। अफसर ने वजह बताते हुए कहा कि हमास ने 2 इजरायली मांगों का जवाब नहीं दिया था, एक जो हॉस्टेजेस जिंदा हैं उनकी लिस्ट और दूसरी हॉस्टेजेस के बदले इजरायली जेलों से रिहा किए जाने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की तादाद की तस्दीक। अफसर ने नाम ना छापने की शर्त पर कहा क्योंकि उन्होंने बंद कमरे में सिफारती चालों पर चर्चा की है, इसलिए वो नाम नहीं बता सकते। उन्होंने बताया कि हमास का एक नुमाइंदा बातचीत के लिए रविवार को काहिरा पहुंचा, जिससे लड़ाई पर रोक लगने की उम्मीद है। लेकिन मोसाद के डायरेक्टर डेविड बार्निया के ये कहने पर कि हमास की तरफ से हमारी 2 मांगों का अब तक कोई जवाब नहीं मिला, उसी वक्त नेतन्याहू ने इजरायली नुमाइंदे को काहिरा जाने से रोक दिया। नेतन्याहू ने जुमेरात को एक ऐलान में 2 शर्तों को रखते हुए कहा था कि मैं उन सभी हॉस्टेजेस के नाम पहले से जानने की मांग करता हूं जिन्हें डील के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ हॉस्टेजेस के बदले हमास कितने फिलिस्तीनियों की रिहाई चाहता है ये भी बताए। अपने नुमाइंदे को डील पर बातचीत करने के लिए काहिरा ना भेजने का नेतन्याहू का ये फैसला एक दिन बाद आया जब जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अफसर ने सहाफियों को इत्तला दी कि इजराइल ने 6 हफ्ते की जंगबंदी के ड्राफ्ट को बुनियादी तौर से मान लिया है। इसका साफ मतलब ये है कि इजराइल डील करने को तैयार बैठा है और चाहता है कि हमास इस डील को जल्द से जल्द कर ले। नेतन्याहू इस वक्त लाचार और बेबस हो गए हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे दुनिया के सामने उसकी साख और नाक बची रहे। ये सुनकर आपका भी कलेजा फट जाएगा कि 11 साल की कोशिशों के बाद जब एक फिलिस्तीनी खातून रानी अबू अंजा को 2 जुड़वा बच्चे हुए थे जो महज 4 महीने के थे, और हफ्ते के रोज़ 2 सेकंड नहीं लगे जब उसके घर पर इजरायली बमबारी में उसकी आंखों के सामने 4 महीने के बच्चों समेत पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके शौहर के साथ चंद सेकंड में 14 लोग हलाक हो गए। उनकी माँ अपने दोनों बच्चों के लिए वो चिल्लाती रही, लेकिन ये चीख दुनिया को सुनाई तो दे रही है, खुद इजरायली आवाम को भी सुनाई दे रही है, लेकिन शायद अरब ममालिक के कानों तक नहीं पड़ती, जो सिवाय चुप रहने और मजम्मत के बस मीटिंग कर रहे हैं। इजरायली आवाम भी अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर रही है। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। इजरायली आवाम ने गजा में जेनोसाइड के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराकर उसकी तुलना हिटलर और नाजी से कर दी है। ये इजरायली प्रोटेस्टर्स का मानना है कि उनका मुल्क गजा में फिलिस्तीनियों के साथ नाजियों जैसा बर्ताव कर रहा है, जैसा 1930 में हिटलर ने किया था। हजारों की तादाद में इजरायली अवाम ने तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ गजा में जंग के लिए एहतजाज किया। इसके अलावा नेतन्याहू के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी है वो हमास का ना झुकना। हमास झुकने को तैयार नहीं। जब तक उसकी 3 मांगे डील के ड्राफ्ट में शामिल नहीं हो जाएंगी वो डील नहीं करेगा। एतवार को हमास के एक जराये ने कहा
कि समूह के किसी समझौते पर सहमत होने से पहले हमारी कम से कम 3 अहम मांगे हैं। एक आर्जी जंगबंदी, दूसरी गजा पट्टी से इजरायली फौजियों की वापसी और साउथ से नॉर्थ गजा में बेघर फिलिस्तीनियों की वापसी। एक्सियोस खबर साइट ने इतवार को बताया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन रमजान से पहले हमास को एक आर्जी जंगबंदी समझौते पर सहमत करने के लिए मिस्र और कतर पर दबाव डाल रहे थे। रिपोर्ट में 2 अमेरिकी अफसरान ने कहा कि जो बाइडेन, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी और मिस्र के सदर अब्देल फतह अल सीसी इस बात पर सहमत हुए कि इस डील को पूरी करने की जिम्मेदारी फिलहाल हमास के पास है। इतवार को हमास के एक अफसर ने CNN को बताया कि ग्रुप तब तक डील नहीं करेगा जब तक इजराइल गजा में जंग नहीं रुकेगा। नेतन्याहू समझ गए हैं कि फिलिस्तीनियों को झुकाना और उनकी जमीन पर कब्जा करना अब शायद इतना आसान नहीं है। अब आगे देखना यह होगा कि आने वाले दिन में इजराइल के PM को हमास और कितना झुकाता है, या ये भी कि हमास इस डील को करने के लिए राजी हो जाएगा या नहीं। जैसा कि खबरें आ रही हैं कि आने वाले वक्त में शायद रमजान से पहले ये आर्जी जंगबंदी पर डील हो जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा इन दिनों मध्य प्रदेश में है। वहीं आज ये यात्रा मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला ऑफिस पहुंची, जहां राहुल गांधी ने अपने खिताब में एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि आप मोबाइल देखो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। मोदी जी चाहते हैं दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर। मुल्क में इन दिनों इंतखाबी बॉन्ड को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं। वहीं अब इसे लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की बीजेपी हुकूमत पर निशाना साधा है। दरअसल इंतखाबी बॉन्ड को लेकर तय की गई डेडलाइन करीब आने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबी बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इंतखाबी बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था। साथ ही कोर्ट ने SBI को इंतखाबी बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक देने का हुक्म EC को दिया था। अब SBI के इस कदम पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने X पर लिखा, नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छुपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना मुल्क वालों का हक है, तब SBI क्यों चाहता है कि इंतखाब से पहले ये जानकारी आम न हो पाए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इंतखाबी बॉन्ड को लेकर मोदी हुकूमत को घेरा। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इंतखाबी बॉन्ड के जरिए अपने मशकूक लेन देन को छिपाने के लिए हमारे मुल्क के सबसे बड़े बैंक को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। बीते दिनों दिग्गज फिनटेक फर्म पेटीएम के बैंकिंग कारोबार पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन का हुक्म जारी करने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कंपनी पर ऐसा ही एक्शन लिया है। RBI ने इस फाइनेंस कंपनी को कह दिया है कि ग्राहकों को गोल्ड लोन देना बंद करे। सेंट्रल बैंक ने ये सख्ती IIFL फाइनेंस पर की है। RBI ने एक हुक्म जारी करते हुए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी IIFL फाइनेंस को नए गोल्ड लोन जारी करने से रोक दिया है। रिजर्व बैंक ने IIFL के गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में कुछ सुपरवाइजरी फिक्र के चलते जांच के बाद ये फैसला सुनाया है। यानी अब ये NBFC कंपनी अपने ग्राहकों को कोई नया गोल्ड लोन नहीं दे पाएगी। सेंट्रल बैंक ने IIFL के कामकाज का स्पेशल ऑडिट करने की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी अदालत को हिदायत दी है कि मई 2022 में ज्ञानवापी अहाते में पाए गए मुबैना शिवलिंग की पूजा के हक वाली अर्जी पर 8 हफ्तों में फैसला करे। 16 मई 2022 को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद अहाते के सर्वे के दौरान वजूखाने में मिली एक साख्त पर हिंदू पार्टी ने शिवलिंग होने का दावा किया था। हालांकि मुस्लिम पार्टी ने दावा किया था कि ये फव्वारा है। मस्जिद अहाते का सर्वे अदालत के हुक्म पर कराया गया था। जज मनीष कुमार ने विवेक सोनी और एक दूसरे शख्स की तरफ से दायर अर्जी पर यह हुक्म दिया। साल 2022 में दायर मुकदमे में मुद्दई ने मुबैना शिवलिंग पर इबादत करने में किसी भी मुद्दाखिलत को रोकने के लिए मस्जिद कमेटी और दूसरे के खिलाफ मुस्तकिल हुक्म की मांग की। दरख्वास्त का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने 27 फरवरी के अपने हुक्म में कहा, मौजूदा दरख्वास्त पर हतमी तौर से फैसला लिया जाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद पर तनाजे के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के CEO ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की छत की मरम्मत के लिए जिला जज की अदालत में एक दरख्वास्त दी है। दी गई दरख्वास्त में कहा गया है कि नमाज पढ़ रही भीड़ की वजह से हुई थरथराहट से छत से एक पत्थर गिर गया। पत्थर गिरने से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। ज्ञानवापी मामलों के खास सरकारी वकील ने कहा, मंदिर ट्रस्ट के CEO ने तहखाने की छत पर नमाज के लिए पहुंचने वाले नमाजियों की भीड़ को भी रोकने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने दरख्वास्त पर सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख तय की है। उन्होंने कहा, पुजारी ने बताया कि तहखाने की दीवारें और छत खस्ता हाल में है और छत से पानी भी रिस रहा है। छत की एक बीम में दरार दिख रही है।
पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ नमाज पढ़ने के लिए पहुंचने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा 15 फरवरी को कई नमाजी तहखाने की छत पर जमा हुए। ज्यादा वजन और थरथराहट की वजह से पत्थर का एक टुकड़ा टूटकर फर्श पर गिर गया। किसी भी हादसे से बचने के लिए छत की मरम्मत जरूरी है। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी ने तेलंगाना की हैदराबाद सीट पर इस बार डॉक्टर माधवी लता को टिकट दिया है। इसके साथ ही वो इस सीट से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर देंगी। तो वहीं माधवी लता ने मीडिया से बातचीत में ओवैसी को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिंदू भाई बहन जाग गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो स्कीम लेकर आए हैं वो पुराने शहर के लोगों खासकर मुसलमानों तक नहीं पहुंची है। ओवैसी साहब ने उन्हें लोगों के सामने लाने के लिए कोई कोशिशें नहीं की हैं। माधवी लता ने कहा कि ओवैसी पार्लियामेंट में अकलियतों की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने इंतखाबी इलाके में हिंदू अकलियत में है। क्या कभी उन्होंने इन अकलियतों के लिए आवाज उठाई? उन्होंने कहा कि मैं मजहब की बुनियाद पर नहीं, तरक्की की बुनियाद पर काम करूंगी। मैं ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए काम करूंगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरे हिंदू भाई बहन जाग गए और एक हो गए तो असद भाई के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। माधवी लता का कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है। वो सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने 3 तलाक को खत्म करने के लिए मुस्लिम ख्वातीन ग्रुप्स का साथ दिया। मुंबई के कलेक्टर ऑफिस में धन्यवाद मोदी जी प्रोग्राम के तहत मुस्लिम बिरादरी की ख्वातीन ने कलेक्टर को एक शुक्रिया का खत सौंपा। मुस्लिम बिरादरी की ख्वातीन ने मौजूदा हुकूमत को लिखे हुए खत में बताया कि किस तरह उनके प्रोजेक्ट्स की वजह से ख्वातीन को बाख्तियारी होने में ताकत मिली है। अपने खत में ख्वातीन ने लिखा कि हम आपकी बहनें उम्मीद करती हैं कि आप सेहतमंद होंगे। मोदी जी आपकी हुकूमत के जरिए ख्वातीन के हक में कई स्कीम चलाई जा रही है, जिससे हम ख्वातीन को ताकतवर होने में कामयाबी मिल रही है। मोदी जी आपके जरिए हमें उज्ज्वला योजना के जरिए से गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए से पक्का मकान, सेहत के लिए आयुष्मान कार्ड जैसी अहम सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। ख्वातीन के हुकूक के लिए आपकी मरकजी हुकूमत ने कई कोशिशें की हैं। मोदी जी आपने पढ़ो बढ़ो मुहिम, 45 साल से ज्यादा उम्र की ख्वातीन को अकेले हज पर जाने का हक, इसका क्रेडिट आपकी कोशिशों को ही जाता है। हम ताउम्र आपके शुक्रगुजार रहेंगे और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आगे आने वाले सभी इलेक्शन में आपके साथ खड़े रहेंगे। ईडी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की बीवी लुईस खुर्शीद ने अपने जाती फायदे के लिए मरकजी हुकूमत के 71.50 लाख रुपए का गबन किया है। ईडी ने कहा उसने PMLA के दफात के तहत यूपी के फर्रुखाबाद जिले में मौजूद 15 ज़राई जमीन और डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की कुछ बैंक जमा रकम को आर्जी तौर पर कुर्क कर लिया है। सलमान खुर्शीद की बीवी ने कहा कि कुर्क किए गए जमीन की कीमत 29.51 लाख रुपए है और ट्रस्ट के 4 बैंक खातों से कुर्क की गई रकम 16.41 लाख रुपए है। ईडी ने पिछले महीने लुईस खुर्शीद का बयान दर्ज किया था। इस बीच ईडी ने दावा किया कि एक जांच में ये पाया गया है कि ट्रस्ट को मिले 71.50 लाख रुपए के अतिया का इस्तेमाल भारत हुकूमत के जरिए मंजूर शुदा कैंप के इनेकाद के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसका इस्तेमाल अपने जाती फायदे के लिए किया गया था। पुलिस ने अतहर और लुईस खुर्शीद के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। उत्तराखंड हुकूमत ने दंगाइयों पर नकेल कसने के मकसद से पीर को एक ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी। इसके तहत सरकारी जायदाद को नुकसान पहुंचाने पर मुजरिमों से ही उसकी भरपाई कराई जाएगी। जनरल सेक्रेटरी राधा रतूड़ी ने मीडिया को बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सदारत में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकारी और निजी जायदाद को नुकसान पहुंचाने पर वसूली ऑर्डिनेंस 2024 लाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत दंगाइयों से निजी और सरकारी जायदाद को हुए नुकसान की पूरी वसूली के अलावा उन पर 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, दंगे को काबू करने के लिए सरकारी अमले और कई कामों पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी कराई जाएगी। फिलहाल ऑर्डिनेंस को मंजूरी के लिए गवर्नर के पास भेजा गया है। गवर्नर की मंजूरी मिलने के बाद ये ऑर्डिनेंस मुल्क के सबसे सख्त दंगा मुखालिफ कानूनों में से एक बन जाएगा। हर हिंदुस्तानी जानता है कि भाजपा के 10 सालों की हुकूमत ने भारतीय समाज में मजहबी पोलराइजेशन पैदा कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि भाजपा हुकूमत ने भारत को दुनिया में एक गरीब और बहुत ही गैर मसावी मुल्क की शक्ल में खड़ा कर दिया है। आलमी अदम मसावत की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के सबसे गैर मसावी मुल्कों में से एक है। हिंदुस्तान को आलमी सतह पर गरीब और इंतहाई गैर मसावी मुल्क करार दिया। इस रिपोर्ट के नताइज ने मुल्क के अंदर इक्तिसादी और गैर मसावियत पर रोशनी डाली है। साथ ही अमीर और गरीब लोगों के बीच बढ़ती दूरी के बारे में फिक्र जाहिर की है। तंजीम के नाम के जरिए किए गए तज्जिया इन खतरनाक रुझानों पर फौरन ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया गया है। आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी से जूझ रहा है। रिपोर्ट से जो अंदाजा लगाया गया है वो ये है कि भाजपा ने एक वक्त में भारत को खुद इन्हिसार बनाने के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का नारा दिया था।
हालांकि आलमी कदम मसावत इंडेक्स से पता चलता है कि भाजपा ने लोगों की हालात में सुधार के लिए बहुत कम कोशिशें की हैं। ऐसा लगता है कि भाजपा ने नफरत भरे मुस्लिम एजेंडे की बुनियाद पर हिंदू मजहबी नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने का एक कामयाब फार्मूला इजाद कर लिया है। भगवा पार्टी को समाज के गरीबों और पसमानदा तबकात की तरक्की की बजाय मुस्लिम मुखालिफ बयानबाजी कहीं ज्यादा फायदेमंद लगती है। इक्तिदार में अपने 10 सालों में भाजपा ने मुल्क में गैर मसावी और गरीबी को कम करने के लिए बहुत कम काम किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर यूपी की योगी हुकूमत ने बड़ा एक्शन लिया है। बता दें कि भर्ती बोर्ड की सदर रेणुका मिश्रा को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इम्तिहान रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और न ही मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। उनकी जगह राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 17 और 18 फरवरी 2024 को सूबे में हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद मुल्क में स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने DK शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रद्द कर दिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि शिव कुमार के खिलाफ PMLA के तहत शुरू की गई कार्रवाई कानून और कायदे के मुताबिक न होने की वजह से रद्द की जाती है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि शिव कुमार के खिलाफ PMLA के तहत शुरू की गई कार्रवाई कानून और कायदे के मुताबिक न होने की वजह से रद्द की जाती है। बीजेपी राज्यसभा मेंबर नरेश बंसल से तहजीब TV के चैनल हेड ने खास बातचीत की। UCC और CAA पर बीजेपी राज्यसभा मेंबर नरेश बंसल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और क्या कुछ कहा नरेश बंसल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अच्छा, UCC पे क्या कहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड आप जहां से आते हैं वो पहला राज्य है हिंदुस्तान का जहां पर UCC लागू किया गया, कानून इंप्लीमेंट हो गया। जैसा कि बीजेपी कह रही है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है और एक तरफ मदनी साहब का ये कहना है कि शरीयत के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानेंगे। जहां उनको सूट करता है वहां वो संविधान को मानेंगे, जहां सूट नहीं करता वो कहेंगे शरीयत के खिलाफ। या तो आप कहिए कि पूरा तरह शरीयत चले, फिर चोरी करने वाले के हाथ काटो, दूसरी तरह के अपराध करने वालों को उसके अनुसार सजा दो। जब संविधान के अनुसार है, सबके साथ एक कानून है, तो सबके साथ एक कानून होने में कहाँ दिक्कत है। CAA पर बात हो रही है। अमित शाह जी ने भी कह दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले शायद CAA भारत में लागू हो जाए। एक तरफ अमित शाह जी ये भी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है वो मुसलमानों को इस पर गुमराह कर रहा है, भटका रहा है, सही जानकारी नहीं दे रहा। तो आप लोग किस तरह से मुसलमानों को बताएंगे कि उनके खिलाफ नहीं है? निश्चित रूप से CAA किसी की नागरिकता छीनने वाला नहीं है। CAA कानून किसी मुसलमान की नागरिकता थोड़ी छीन रहा है। CAA कानून वो है जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में जो हिंदू पीड़ित हुए वो आगे उनको नागरिकता देने का है। ये बात मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आप अपने मीडिया के माध्यम से मुस्लिम बंधुओं को समझाएं। क्या बीजेपी को आने वाले 2024 के इलेक्शन में कोई मेजर चैलेंज लगता है, नजर आता है, या बहुत आसान होगा जैसे 400 की बात की जा रही है? आप बताइए, आपको क्या लगता है? एज ए लेमैन आप बताइए, नॉट पत्रकार जी, एज ए लेमैन बताइए। अगर मैं आम नागरिक की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से 195 नामों की लिस्ट आई है, ऐलान किया गया, तो उससे लगता है कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो 2-3 साल से थे ऑलरेडी और उनको फिर से टिकट दिया गया। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये घबराहट है कि इंडिया गठबंधन कहीं बहुत मजबूत ना हो जाए आने वाले वक्त में। इंडिया गठबंधन ने 95 नामों की भी सूची जारी की है क्या? उन्होंने 95 की भी की है क्या? कहीं है, दिखाई दे रहा है कहीं गठबंधन? छोड़ कर जा रहे हैं लोग, तो किस बात का चैलेंज? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, कभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आती। हम ये मानकर चलते ही नहीं कि हमारा वही अखाड़े के अंदर है तो कमजोर का भी कभी पासा ऐसा पड़ सकता है। तो हम हर तरह से सचेत रह करके गंभीरता के साथ हर चुनाव को लेते हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।